सोचिए जरा, एक ऐसा वक्त जब दुनिया का आधा हिस्सा तो बस एक पहेली था, और उस पहेली के बीच भारत। भारत सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सपना था। एक सुनहरा सपना, सोने की चिड़िया, मसालों की महक और रेशम की चमक वाला एक जन्नत। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन था जिसने इस सपने को हकीकत बनाने के लिए समुंदर से ही टक्कर ले ली। वो कौन था जिसने कहा, मैं सागर को चीरकर भारत को ढूंढूंगा, चाहे जो हो जाए। चलिए आज उसी सफर की कहानी को समझते हैं। एक ऐसा सफर जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक सपने में हैं, सोने की चिड़िया के सपने में। बात है 15वीं सदी के यूरोप की। वहाँ के राजा महाराजा सब परेशान थे। वजह? मसाले। उन्हें भारत के मसाले चाहिए थे, लेकिन जमीन वाले सारे रास्ते बंद थे। उन पर अरब सौदागरों का कब्जा था, और नतीजा ये था कि यूरोप तक आते आते काली मिर्च और लौंग की कीमत भाई सोने के बराबर हो जाती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या समंदर के रास्ते भारत पहुंचने का कोई तरीका है? और इसी माहौल में पुर्तगाल में एक नौजवान था। नाम था वास्को दी गामा। बचपन से समंदर की लहरों के बीच पला बड़ा, दूर देशों की कहानियां सुनी, और जब उसने भारत की दौलत के किस्से सुने ना, तो मानो उसके अंदर एक आग सी लग गई। अब वास्को द गामा सिर्फ एक नाविक नहीं था, उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वो सीधे राजा मानुअल प्रथम के पास गया, और जानते हैं क्या कहा? उसने कहा, अगर कोई भी इंसान भारत को खोज सकता है तो वो मैं हूं। राजा ने उसकी आंखों में वो पागलपन, वो जुनून देख लिया, और इतिहास के सबसे बड़े अभियानों में से एक को हां कह दिया। और बस यहीं से शुरू हुई महासागर को चुनौती देने की एक जबरदस्त तैयारी। देखिए, ये कोई आम सफर नहीं था, ये तो एक जंग थी। एक ऐसी जंग जिसका दुश्मन था एक अनजान समंदर और उसके अनगिनत खतरे। तो 8 जुलाई 1497 4 छोटे छोटे जहाज़ों का एक बेड़ा लिस्बन से निकला। और सोचिए, उनके पास कोई पक्का नक्शा तक नहीं था, बस एक अंदाजा था। महीनों तक वो तूफानों से जूझे, अफ्रीका के तट के सहारे आगे बढ़ते रहे, और करीब करीब 1 साल बाद वो भारत की जमीन पर पहुंचे। पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। समंदर ने अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाया। जहाज़ों को तोड़ देने वाली भीमकाय लहरें, स्कर्वी, बुखार और न जाने कैसी कैसी बीमारियां, और ऊपर से रास्ता खो जाने का एक लगातार डर। हालात ये हो गई थी कि डरे हुए नाविकों ने कई बार बगावत करने तक की धमकी दे डाली। लेकिन वास्को द गामा का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। जब भी उसके नाविकों की हिम्मत जवाब देने लगती, वो पूरी दृढ़ता से कहता, समंदर हमें डरा रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। हम भारत की दहलीज पर खड़े हैं, बस थोड़ा और सब्र करो। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू था, एक ऐसा भरोसा था जो टूटे हुए हौसलों को फिर से जोड़ देता था। लेकिन उनकी यात्रा का सबसे खतरनाक, सबसे मुश्किल पड़ाव तो अभी आने वाला था, तूफानों का केप। महीनों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर को पार कर लिया। इस जगह को नाविक तूफानों का केप कहते थे, और नाम से ही पता चलता है कि क्यों। यहां समंदर अपने सबसे खूंखार रूप में होता था। ये एक ऐसा दरवाजा था जिसे पार करना नामुमकिन सा माना जाता था, पर उन्होंने कर दिखाया। और फिर पूर्वी अफ्रीका के मलिंदी में उनकी किस्मत बदल गई। उनकी मुलाकात हुई अहमद इब्न मजीद से। ये कौन थे? मजीद हिंद महासागर के सबसे बड़े जानकार, सबसे मशहूर नाविक थे। एक ऐसा इंसान जिसे मानसूनी हवाओं की जुबान पता थी, और वही वो पुल बने जिसने यूरोप को भारत से जोड़ा। उन्होंने अपना सदियों पुराना ज्ञान वास्को द गामा को दे दिया। अब उनके पास रास्ता था और मंजिल सामने थी। कालीकट, एक नए युग का दरवाजा खुलने वाला था। 20 मई 1498 वो सुबह जब आई तो हवा में चंदन की महक थी। ये भारत की पहली महक थी जो उन तक पहुंची। और फिर लहरों के उस पार उन्हें दिखाई दिया कालीकट। मंजर देखने लायक था। कोई नाविक घुटनों के बल गिर गया, किसी की आंखों से आंसू बह निकले, तो कोई उस मिट्टी को चूम रहा था जिसका सपना उन्होंने न जाने कितने सालों से देखा था। और कालीकट, वो उनकी कल्पना से भी आगे की चीज थी। चहल पहल से भरे बाजार, एक बहुत ही उन्नत और सभ्य संस्कृति। वहां के शासक जमोरिन ने भी उनका बाकायदा स्वागत किया। पर सबसे ज्यादा हैरानी उन्हें ये देखकर हुई कि जिन मसालों और रेशम के लिए वो जान हथेली पर रखकर आए थे, वो यहाँ कोई खजाना नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजें थीं।
लेकिन इस खोज की चकाचौंध के पीछे एक स्याह सच भी छिपा था, एक ऐसा सच जो आगे चलकर लालच और उपनिवेशवाद की शक्ल लेने वाला था। जैसे ही भारत की इस बेहिसाब दौलत की खबर यूरोप पहुंची, सब कुछ बदल गया। व्यापार का इरादा अब सिर्फ व्यापार नहीं रहा, वो एक लालच में बदल गया, सत्ता और मुनाफे की एक ऐसी दौड़ में जो कभी खत्म ही नहीं होनी थी। वास्को द गामा ने तो बस एक दरवाजा खोला था और उस दरवाजे से होड़ लग गई अंदर आने की। पहले पुर्तगाली आए और उन्होंने अपने किले बंद व्यापारिक अड्डे बनाए। फिर डच आए जो मसालों का पूरा साम्राज्य बनाना चाहते थे। उनके पीछे पीछे फ्रांसीसी भी आ गए और आखिर में आए अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसने धीरे धीरे भारत पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मतलब जो कहानी मसालों की एक छोटी सी चाहत से शुरू हुई थी, वो अब शासन करने, संसाधनों को लूटने और बाजारों पर कब्जा करने की भूख में बदल चुकी थी। और इसी भूख ने आने वाली कई सदियों के संघर्ष और शोषण की नींव रखी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वास्को द गामा ने सच में भारत को खोजा था या फिर असली खोज कुछ और ही थी? देखिए, 1498 में भारत के लिए एक समुद्री रास्ता मिला, ये सच है, लेकिन दुनिया ने असली भारत को पहचाना 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन भारत आजाद हुआ। उस दिन दुनिया को यह एहसास हुआ कि भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक आत्मा है, एक ऐसी आत्मा जिसे जीता नहीं जा सकता, सिर्फ उसका सम्मान किया जा सकता है। सच तो ये है कि भारत कभी खोया ही नहीं था, वो तो हमेशा से यही था, बस दुनिया को उस तक पहुंचने में, उसे समझने में वक्त लग गया। ये सफर किसी गुमशुदा जमीन को ढूंढने का नहीं था, बल्कि ये दुनिया का उस महान सभ्यता तक पहुंचने का सफर था जो अपनी जगह पर हमेशा से खड़ी थी। क्योंकि भारत महज एक देश नहीं, भारत एक विचार है, और विचार कभी मरा नहीं करते।